Hello, kids. So, this is our chapter number 3, Strategic Management. In this video, we are going to discuss what are the aspects of chapter number 3. Chapter number 3 का नाम है Strategy, Formulation, Implementation and Control. ठीक है. अब ये जो Implementation and Control की बात है, what are the aspects of implementation and control, how the strategy gets formulated, etc. ये सारी बातों के बारे में यहाँ पे दिया गया है. Moreover, this chapter talks about structures of business organizations, because जब भी हमें कोई भी strategic plan को implement करना होता है ना बच्चों, तो the organization structure should be apt मतलब एकदम correct. तो वो स्ट्रक्चर मतलब क्या, ये देखना है. दूसरी बात हमें देखनी है कि जब हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो फंक्शनल लेवल पे स्ट्रैटेजीज कैसे डिवाइडेड है. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, ये सारा हम ये चैप्टर में देखेंगे. एंड लास्ट में व्हाट अबाउट कंट्रोल, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस, री इंजीनियरिंग एक्सेट्रा वी वांट टू डील विद. ठीक है. So we'll begin with the third chapter. Let's see how we can go about with it and how well I can explain it to you. जो क्वेश्चन आंसर्स है, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में कहा है, उसके लिए अलग से कुछ प्रोविजन क्रिएट करके मैं आपको समझाऊंगी हाउ आर यू सपोज टू राइट इट डाउन. बट राइट नाउ जो फ्लो चार्ट्स आपको दिखेंगे स्लाइड्स में, वो आपको लिखने मैंडेटरी है. ठीक है. चलो we'll begin with the slides. So chapter number 3, strategy formulation and implementation of strategy. Okay, now what are the aspects? Let's see. List हो गया मेरा. चलो, तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी के लिए उन्होंने हमें स्टेप्स दे के रखे हैं. तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डेवलप अल्टरनेटिव्स. Once we develop alternatives, we are going to select an appropriate strategy. We are going to match our strengths with our opportunities and we are going to correct our weaknesses to defend against our threats. ये लॉजिकल है. देखो, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है, मेरे ना प्लान्स पहले रेडी होने चाहिए. तो वो जो प्लान्स है, एस है, वाई एम आई यूजिंग अ प्लूरल वर्ड नॉट सिंगुलर, बिकॉज एक प्लान इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट. I need more than one plans. So when I need more than one plans, what I'm trying to do is plan A. ठीक है, प्लान ए नहीं उतना इफेक्टिव लग रहा है तो प्लान बी, प्लान बी उतना वाव नहीं लग रहा है तो चलो प्लान सी. सो व्हेन आई हैव मेड प्लान ए बी सी, तभी तो पता चलेगा ना यार कि कौन सा अल्टरनेटिव बढ़िया है. सो व्हाट विल आई डू, आई विल सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी. once I select an appropriate strategy ना बच्चों, then what I'm going to do is I'm going to match my resources, that is my strengths, with my opportunities in the given environment. And also because I want to grab that opportunity and I want to save myself from the threats, I'm going to correct my weaknesses to defend myself against the upcoming threats. कोई ना कोई तो वीकनेस ज़रूर रहेगा, ठीक है, बट एज मच एज आई ट्राई टू डेवलप माई सेल्फ, उतने ही मेरे वीकनेसेस कम होते जाएंगे, स्ट्रेंथ्स बढ़ते जाएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. Implementation of strategy. Okay, now what they want to talk about, what are the aspects of implementation. एक बार formulate किया तो you need to implement that strategy. Am I correct? चलो देखते हैं. Effectively fitting organization structure with the business environment is a very integral part of implementation of strategy. चलो, what does that effectively fitting means? देखो, मैंने ये एग्जाम्पल शायद चैप्टर नंबर 1 में आपको दिया था कि अगर मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज मेरे प्लान से मैच नहीं कर रहे, बराबर है, तो वो प्लान फ्लॉप है. आई कांट बिकम एन एयर हॉस्टेस बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, एंड मे बी ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग ए गुड एयर हॉस्टेस. वैसे ही जब मुझे कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, मुझे ये डेफिनेटली देखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो मेरा है, जहाँ पे मेरा बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में है, वो एनवायरनमेंट का मेरे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से फिटिंग हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं. बिकॉज अगर मेरा एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग दिशा में जा रहा है और मेरा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज पर द रिक्वायर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, I will be thrown out of the market and my strategy will not be able to function effectively. Again, for example, मान के चलो I am Radhika Private Limited. ठीक है, I am a private limited company and in my company we we manufacture mobile handsets. ठीक है, तो अब iPhones जैसे या वन प्लस के मोबाइल हैंडसेट जैसे बनते हैं, वैसे हमारी कंपनी वो हैंडसेट बनाती है. अब मुझे बात बताओ, मेरे कंपनी में एक मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक मैनेजर या CEO जो भी उसे कहो, और नीचे सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसा अगर मेरा लाइन का स्ट्रक्चर बने तो am I really going to be a successful company? No,
बिकॉज व्हेन आई वांट टू मैन्युफैक्चर मोबाइल हैंडसेट देयर कम्स इन पिक्चर एक फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री आए तो फैक्ट्री का मैनेजर चाहिए, फैक्ट्री का मैनेजर शुड बी रिपोर्टिंग टू द प्रोडक्शन हेड, मैन्युफैक्चरिंग हेड। वो मैन्युफैक्चरिंग हेड देखेगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडसेट का क्या ये है स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होनी चाहिए, कितना स्टॉक बन के रेडी चाहिए। चलो एक कंसेप्ट हो गया, पर ये बनने को कितना स्टॉक कितना मैन्युफैक्चर करना है इसका इनपुट फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला देगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला देगा, तो मतलब मेरे पास डिपार्टमेंट्स भी होने ज़रूरी है। फिर क्या हम कोई लीगल एस्पेक्ट को कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं क्या, तो लीगैलिटीज़ देखने के लिए एक लीगल डिपार्टमेंट आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डोंट टू थिंक मेरे डिपार्टमेंट्स बन गए अपने आप वंस आई प्लान कि व्हाट आई वांट टू डू। अच्छा, ये सारे लीगल डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग रहेंगे, तो डिपार्टमेंटल हेड होना चाहिए जो ये लोगों के ऊपर कंट्रोल करके काम करवा के लेगा। डिपार्टमेंटल हेड सबका मिला के एक बॉस होना चाहिए जिसे हम सीईओ कहते हैं, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज द मैनेजर ऑफ ऑल मैनेजर्स, एम आई राइट। फिर सीईओ के ऊपर होंगे या साथ में होंगे रादर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी। अब बनाना स्ट्रक्चर, तो जब अब स्ट्रक्चर बनेगा अब पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कैसे करनी है। अगर प्रोडक्शन रिलेटेड स्ट्रैटेजी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट से करवा के लेगा। अगर फाइनेंस रिलेटेड स्ट्रैटेजी है, फाइनेंशियल सीएफओ अपने डिपार्टमेंट से करवा के लेगा। सो स्ट्रक्चर मैटर करता है। यही मेरा एक दुकान है मान के चलो, और स्मॉल ओपीसी के नाम पे 1% कंपनी के नाम पे मैं एक दुकान चला रही हूँ। अब दुकान चला रही हूँ तो आई डोंट नीड डिपार्टमेंट्स, बट आई नीड पर्सन्स हु रिपोर्ट टू मी एज द ओनर ऑफ द सिंगल शेयर होल्डर ऑफ द 1% कंपनी। एम आई करेक्ट? तो स्ट्रक्चर बदल गया, यहाँ पे एकदम प्लेन सिंगल लाइन स्ट्रक्चर है। कंपनी की बात करो तो एकदम मैट्रिक्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर से अपने प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन डिफर करता है। आई होप तुम्हें ये एग्जाम्पल थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। चलो देन सेकेंड, ओके, फॉर implementation of the strategy, the next thing that they're talking about is you need to verify how effective the strategy can be. Yes, of course. Now जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ये वीडियो बनाना शुरू करने से पहले ब्रेन में ना एक रिकॉर्डिंग, ये ऑन बटन शुरू करने से पहले नॉर्मली हम में से हर एक प्रोफेसर क्विक गो थ्रू करता है कि हमें ये वीडियो में क्या क्या बोलना है। अच्छा, ये बोलूँगा तो बच्चों को अच्छा समझेगा क्या, वो बोलूँगा तो बच्चों को बेहतर समझेगा क्या। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी को पुट इनटू एक्शन करने से पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं वेदर इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। सिंपल। सो जब हम हमारे सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन के लिए करते हैं तो यार ऑफ कोर्स बिजनेसमैन तो डेफिनेटली करेगा, एक स्ट्रैटेजिक मैनेजर तो ज़रूर देखेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी जब इम्प्लीमेंट होती है ना बच्चों, पैसे नाम का रिसोर्स यूज होता है, and then you can't correct your costly mistakes. It's not possible. So always verify the efficiency of the strategy. Then determine adjustments if any. Yes, जब तुम वेरीफाई करते हो तुम्हारे स्ट्रैटेजी को तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ अच्छी बातें कुछ खामियां दोनों नजर आती हैं। जब वो खामियां नजर आती है तुम उसे क्या करते हो, एडजस्ट करके थोड़ा वेरी करके और बेटर करने की कोशिश करते हो। दैट्स व्हाट इट इज। डिटरमाइन द एडजस्टमेंट्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज अगेन once the thing gets made you can't change it after it is made. You need to change it before. ठीक है, चलो। Now from this point we are going to start with the types of strategies, wherein the first strategy that they're introducing to you in your module is the production strategy. चलो, तो जब हम strategies की बात करते हैं, हमने chapter 1 में क्या देखा बच्चों, business environment analysis, why business environment is important, then we saw what is strategic management, उसके features, characteristics, etc. Then we saw vision, mission, goals, objectives, सब प्लानिंग वैनिंग देख लिया। फिर चैप्टर नंबर 2 ने हमें बताया कि यार प्लानिंग करो ग्रेट, पर पहले अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करो। तो एनालिसिस के लिए सिचुएशनल को भी एनालिसिस करना होता है, सिचुएशन का भी, एंड सिचुएशन के साथ हम क्या एनालाइज करते हैं, पोर्टफोलियो भी एनालाइज करते हैं हमारा, ठीक है ना। वो सब एनालिसिस होने के बाद हम स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक प्लान्स के साथ ही हम कंटिजेंसी प्लान भी बनाते हैं, क्योंकि यार हम प्लान कितना भी बढ़िया बना लें, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, है ना। तो वो सब सीखने के बाद अब हमने देखना है कि ये सारा हमने जो नॉलेज गैदर किया है, हम स्ट्रैटेजी कौन सी बनाने वाले हैं। पर तो हम सबसे पहले स्ट्रैटेजी यूजुअली बनाते हैं विच इज़ दी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। ओके, क्या लिख के दिया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेशन विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विस स्ट्रैटेजी। देयर आर 3 बेसिक स्ट्रैटेजीज विच इंक्लूड मेक टू स्टॉक। अब मेक टू स्टॉक एक प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का तरीका है। अब मेक टू स्टॉक मतलब इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करके रखना है,
हम एक अंदाज़ा लगाते हैं स्टॉक का कि यार इतना स्टॉक एनी गिवन डे मेरे दुकान में या मेरे कंपनी में या मेरे फैक्ट्री में या मेरे वेयरहाउस में होना ही चाहिए। वो हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? डिमांड को एनालाइज करके कि यार हर दिन का ना मेरा 100 यूनिट्स तो बेचा जाता ही है, तो 100 और बफर रखना ज़रूरी है। ताकि देखो अब एक दिन आज मैंने शुरू किया, today if I'm starting my production I need to manufacture 200 for today's as well as tomorrow's buffer production stock. tomorrow again I do my production again 200। हमेशा 100 का एक बैलेंस स्टॉक मेरे पास रहेगा, क्योंकि कल आगे जाके एक आध दिन कुछ बंद हुआ, ये लॉकडाउन जैसे सिचुएशन हुई, डोंट यू थिंक आई हैव एक्स्ट्रा स्टॉक टू प्रिपेयर और सर्विस द डिमांड दैट द कस्टमर्स आर गिविंग मी? मेक टू स्टॉक, ये पहला तरीका। दूसरा, असेंबल टू ऑर्डर। ये तरीका क्या कहता है? बिल्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स ऑन ऑर्डर। असेंबल टू ऑर्डर मतलब ऑर्डर आने के बाद हम यहाँ असेंबल करते हैं या ऑर्डर का एक अंदाज़ा लेके कंपोनेंट्स को गैदर करके रखते हैं। कंपोनेंट्स को गैदर करके रखने का मतलब है कि बस उन्हें जोड़ दिया तो मेरा जो फिनिश गुड्स है वो रेडी है। So I don't actually create the stock, but I do what? I assemble all the raw materials required to quickly make to order, है ना। लास्ट आता है मेक टू ऑर्डर प्रॉपर, जहाँ पे द कंपनी प्रोड्यूसेस टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ऑर्डर। जैसे रोल्स रॉयस, यू नो द कार, क्या करते वो लोग? पहले ऑर्डर आता है, फिर कस्टमाइज मेक टू ऑर्डर किया जाता है ना। तो जैसे तुमने भी कभी कभी मेक टू ऑर्डर केक्स बाय किए रहेंगे। तुम कुछ तुम्हारा फोटो या तुम्हारे दोस्त का फोटो देते हो, तुम बताते हो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, फिर तुम्हारा सब समझ के देन दे मेक दैट पर्टिकुलर केक। सो वो केक स्टॉक वाला केक नहीं है, बट स्टिल इट इज मैन्युफैक्चर्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड, इज इट नॉट? सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी: मेक टू स्टॉक, असेंबल टू ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो अब ये देखो, मैंने प्रोडक्शन वाला एक पिक्चर डाला है तुम्हारे देखने के लिए, वो पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, वो बॉटल्स अंदर जा रही है, वो मशीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। चलो लेट्स सी। फर्स्ट, study of corporate plans. Yes, my production strategy has to match corporate plans. So I need to understand what are the corporate plans, what is my company thinking, and accordingly I need to frame my production strategy. Production strategy अलग और company का vision, mission, goals, objectives अलग, ऐसा नहीं होता है। They need to be integrated. Second, production manager analyzes the current operations with the environment trends. Yes, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है? करंट उसके जो कामकाज है वो एनवायरमेंट ट्रेंड से मैच करता है, क्योंकि बच्चों अपना जो स्टॉक है ना वो आज के डिमांड वाला होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल शायद रिपीट हो रहा है, बट एक 6-7 ईयर्स अगो में भी फ्लोरेसेंट जीन्स का ट्रेंड आया था, तो हर मैन्युफैक्चरर ऑफ जीन्स वाज मेकिंग कलरफुल जीन्स, आई मीन फ्लोरेसेंट ग्रीन्स, फ्लोरेसेंट येलोज एंड एवरीथिंग, ऑल मल्टी कलर्ड, रेड बिड सब कलर का आता था। तो वो टाइम पे देयर वाज अ ट्रेंड कि मस्त वाइट टी शर्ट पहने का, नीचे रेड जीन्स या ब्लू लाइट ब्लू जीन्स पहन के एकदम हैशटैग यूथ आइकन, ठीक है। बट देन क्या हो गया, लेटर ऑन वो ट्रेंड एक रफली 1-1.5 साल में निकल गया, देन वी केम बैक अगेन टू ब्लू जीन्स। इमेजिन अभी के टाइम में कोई अचानक भयानक रेड जीन्स पहन के ऊपर कुछ अजीब वगैरह फ्लोरेसेंट कलर पहन के आ जाएगा तो अपन डर जाएंगे, क्योंकि अब वो ट्रेंड फिलहाल नहीं है। तो मुझे बात बताओ, प्रोडक्शन वालों ने क्या किया रहेगा? एक लिमिटेड स्टॉक बना के एनवायरनमेंट को हमेशा एनालाइज करते रहे होंगे, क्योंकि जब तक एनवायरनमेंट का ट्रेंड में वो है बनाते रहो। द मोमेंट द एनवायरनमेंट फैशन चेंजेस, दे नीड टू चेंज द कलर फ्रॉम वट एवर द फ्लोरेसेंट टू नॉर्मल डेनिम ब्लूज, एम आई करेक्ट? या ब्लैक में भी ज़्यादा से ज़्यादा, या वाइट भी, वाइट यूजुअली यूनिवर्सली चल जाता है कोई भी फैशन ट्रेंड में। तो दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू से। द प्रोडक्शन मैनेजर एनालाइजेज हिज करंट ऑपरेशंस विद द एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, ठीक है। देन he studies the plant location and conditions of the machinery. Perfect. कहीं पे भी दूध का थैली का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या दूध का बॉटल्स मिल रहा है या जो अमूल वाला अमूल कूल द चॉकलेट फ्लेवर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, दे नीड टू स्टडी द प्लांट लोकेशन एंड कंडीशन ऑफ द मशीनरी, बिकॉज मशीनरी का सब वेयर एंड टेयर सही होगा, प्रॉपर वेयर एंड टेयर ना होते हुए रैदर ऑयलिंग वगैरह सही होगा, तब जाके चीज़ें सही प्लेस पे फॉल करने वाली है। देन they determine sales forecast and marketing mix. Yes, they determine sales forecast, क्योंकि जब तक sales forecast determine नहीं करेंगे तब तक कितना प्रोड्यूस करके रखना है ये भी determine नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग मिक्स भी देखना पड़ेगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना अच्छा है, एडवर्टीजमेंट क्या लेवल पे हुआ है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, सारे 4 पीस को एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी एफिशिएंट बनेगी।
Then they decide extent of production activity. Yes, they do. Now what do you mean by decide extent of production activity? ये ऊपर का सब एनालाइज करके ना प्रोडक्शन एक्टिविटी कितना होना चाहिए ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है. Then reviewing of product design and determining method of production. Okay, what do they do? Again and again they review product design सही है कि नहीं है, उसमें कुछ और बेटर हो सकता है क्या, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में और एफिशिएंसी बढ़ सकती है क्या, हमारे गिवन मशीनरी में हम क्या और यूनिट्स 1 घंटे में 2 घंटे में वॉट एवर द स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर पाएंगे या मैन्युफैक्चर कर पाएंगे क्या, ये सारा रिव्यू करते रहना ज़रूरी है. R&D इज एसेंशियल एज वेल एज रिव्यूइंग इज एसेंशियल, वरना क्या हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है. देयर मे बी स्कोप फॉर बेटरमेंट, पर हम देखते ही नहीं, हम रिव्यू ही नहीं लेते, तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ ज़रूरत है ना. Then selection of machinery and production area. Yes, apt machinery is the key to good efficient production strategy because machinery का support बहुत ज़रूरी है. Also production area सही जगह पे होना ज़रूरी है. बहुत remote area में रहेगा तो raw materials तुम्हारे तक पहुँचना becomes very very difficult. So many things to analyze before you actually make a proper production strategy. And then acquire or replace equipments taking into account cost benefits. Now what does that mean? देखो, एक तो नया इक्विपमेंट एक्वायर करना है पुराना बेच के, अगर पुराना नॉट यूजेबल है एट ऑल, या पुराना रिपेयर करो तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो बेटर है यार भंगार में दे दो, नया ले लो, नया सस्ते में मिल रहा है, ठीक है. पर अगर नया महंगा मिल रहा है और पुराने को रिपेयर किया जा सकता है लेस प्राइस में कॉस्ट बेनिफिट के साथ, तो देन व्हाई नॉट रिपेयर द मशीनरी एंड कीप इट वेरी टकाटक सो दैट योर प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी डज नॉट go down the line. It should be efficient at all times because competition कोई भी इंडस्ट्री की पकड़ोगे तो टाइट होती है. ज़रा सा भी तुम्हारे यहाँ से कुछ लूज एंड और तू फेंके गया भाई, डायरेक्ट फेंका जाता है तो मार्केट के बाहर. सो एक तो इक्विपमेंट को नए से एक्वायर करो अगर रिपेयर करना महंगा है तो, या अगर तुम्हें रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग बेटर लगता है तो वैसे कर लो डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट बेनिफिट्स, ठीक है. These are included in the steps of production strategy. So the first is study of corporate plans. Second is production manager has to analyze current operations with the environmental trends. Third, you have to study plant location and conditions of machinery. Fourth, sales forecast determine करो, marketing mix को देखो. Next, fifth, production activity कितनी करनी है वो determine करो. Sixth, review product design as well as method of production. Then select the right machinery and production area. And lastly, acquire, replace or repair equipment taking into account the cost benefits to the company. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ओके, सो कॉर्पोरेशंस के प्लांट लोकेशन नीड्स के बारे में ये बात कर रहा है. देखते हैं चलो क्या है. देखो वहाँ पे जायंट पॉट प्लांट डाला है और उसमें से दुनिया भर का धुआं आ रहा है. एंड वहाँ पे एक ऐसा ये भी आया है कि व्हाट आर द नेबर्स कंप्लेनिंग अबाउट. ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू कंप्लेन अबाउट द स्मोक दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर फैक्ट्री. सो plant location of the factory plant location is very crucial part of your production strategy. करेक्ट जगह पे वो प्लांट लोकेटेड होना ज़रूरी है ताकि ना आसपास के लोगों को तकलीफ हो ना तुम्हें तकलीफ हो और प्लस तुम्हें कॉस्ट एडवांटेज भी मिले. सो प्लांट लोकेशन, लेट्स सी. प्लांट लोकेशन हैज़ अ लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस. व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस किड्स? व्हाट आर द एस्पेक्ट्स अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस? अरे लॉन्ग टर्म मतलब मुझे एक बात बता, ज़िंदगी में अभी तुम लोग बड़े हो छोटे हो, आई रियली डोंट नो मच अबाउट यू पीपल सिंस वी हैव नॉट रियली सीन ईच अदर एज सच, जूम मीटिंग्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा. बट जब कोई घर खरीदता है खुद के लिए तो वो बार बार नहीं शिफ्ट होता है. मतलब इट्स अ pain in the dash if you want to shift again and again and again from one place to another. It's really a pain to पूरा बोरिया बिस्तरा उठा दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ. प्लस घर खरीदा है मतलब EMIs है, लोन्स का टेंशन है, तो तुम एक ही बार खरीदते हो पर अपने मन जैसा बेहतरीन खरीदते हो. वो डिसीजन तुम्हारा गलत हुआ ना तो उसको करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. लॉन्ग टर्म तक तू रखड़ गया ब्रो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में. हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो अगर मैंने घर खरीद लिया और वो गलत जगह पे खरीद लिया, मुझे वहीं पे सड़ना है फॉर सर्टेन टाइम बिकॉज मेरा लोन एस्पेक्ट है, ये है वो, फटक से घर बेचा नहीं जाएगा एक्सेट्रा. सेम टू सेम कंपनियों के लिए अगर तुमने फैक्ट्री का या प्लांट का लोकेशन गलत जगह पे डिसाइड कर लिया ना, लॉन्ग टर्म तक तुम्हें इसके रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे. बिकॉज क्विकली चलो ये फैक्ट्री बंद करके वहाँ पे नया फैक्ट्री लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट दैट ईजी. इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी. मेनी थिंग्स आर लीगली एप्लीकेबल टू डू दैट. सो
plant location has a long term significance, both cost advantage wise, problems wise, any which ways. Second, so long range forecast is to be made with respect to plant location. Yes, दूर तक पहले विजन रखना जरूरी है कि भाई यहाँ पे अगर मैं प्लांट लोकेट करूँ तो कल आगे जाके कुछ इशू होगा नहीं ना, गवर्नमेंट वो सीज नहीं करेगा ना, या पब्लिक को उसकी वजह से तकलीफ नहीं होगा ना, ये सारा सोच समझ के फोरकास्ट करके प्लांट लोकेशन डिसाइड करना होता है. देन इट रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स बोथ. यस, इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखना है क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे डिमांड सप्लाई दोनों तुम्हें देखने ही है तुम्हारे बिजनेस के. ऑल्सो सोशल फैक्टर्स देखना है विद रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफी. क्या कहता है डेमोग्राफी? मतलब पॉपुलेशन. अब आसपास के लोगों को कुछ तकलीफ है कि नहीं है, तुम वेस्ट डिस्पोजल सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारा प्लांट लोकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट है जो सोचना पड़ता है. And lastly, plant location also depends on rising demand and sales growth. Yes, if there is a rising demand, there is sales growth. It is always better you stay near the metropolitan cities, so that distribution channel को बहुत सुविधा हो जाती है. तो कहीं बहुत रिमोट एरिया में और तुझे metropolitan cities में constant connectivity चाहिए, तो then it becomes difficult if your plant is located very far away from the place where your demand arises. ठीक है? So that is what is about the plant location. It has a long term significance. लॉन्ग रेंज फोरकास्ट करना पड़ता है क्योंकि एक गलत सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन बहुत समय तक आपको तकलीफ होने वाली है. देन इट रिक्वायर्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल सोशल फैक्टर्स बोथ, एंड लास्टली इट डिपेंड्स ऑन राइजिंग डिमांड एंड सेल्स ग्रोथ. फेयर इनफ. आगे देखते हैं. चलो, सो द नेक्स्ट पार्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट. सो प्लांट लोकेशन तो चलो हमने डिसाइड कर लिया अच्छे तरीके से. अब इक्विपमेंट के मेंटेनेंस का क्या एस्पेक्ट है देखते हैं. इक्विपमेंट इज आवर मशीनरी. फर्स्ट मेथड इज एक्सेस कैपेसिटी मेथड. सेकेंड मेथड इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. देयर आर टू थिंग्स और टू वेज विद विच वी अप्रोच मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट. चलो देखते हैं. सो standby capacity, where company makes additional parts or components which take time to obtain. Okay, अब ये क्या बता रहे हैं देखो. मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट के एक्सेस कैपेसिटी मेथड में ये लोग क्या करते हैं, अभी अपना इक्विपमेंट अपने पास है, मशीनरी अपने पास है, हम क्या करेंगे, एडिशनल पार्ट्स, एडिशनल कंपोनेंट्स हम ला के रखते हैं. क्यों ला के रखते हैं या क्यों बना के रखते हैं? क्योंकि एक तो उसको ऑब्टेन करने के लिए टाइम जाएगा, फिर जब डिमांड अचानक बढ़ जाएगी तो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. तो एज अ बफर, जैसे मैंने कहा था कि 100 यूनिट्स बनाने के बजाय हम एक्चुअली फर्स्ट डे से ही 200 यूनिट बनाते हैं ताकि हर दिन का 100 यूनिट्स बफर रहे. 100 बेचा जाएगा 100 रहेगा, 100 बेचा जाएगा 100 रहेगा, उस दिन नया 100 बनेगा. तो ये क्या है, एक्सेस कैपेसिटी मेथड है. वी ऑलवेज हैव बफर इन आवर हैंड, दैट इज आवर स्टैंड बाय कैपेसिटी, वेयर कंपनी मेक्स एडिशनल पार्ट्स और कंपोनेंट्स विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ऑब्टेन. सो इमरजेंसी बेसिस में हम उन्हें कर नहीं पाएंगे, तो बेटर है हम उन्हें पहले से ही बना के रखें. ठीक है. पर सेकेंड मेथड की बात करो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो वो कुछ और बताता है. इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ गुड मेंटेनेंस प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन. यस, अब अगर आप इक्विपमेंट के या मशीनरी के मेंटेनेंस की बात करें तो इट्स ऑलवेज सी प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि क्योर इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. प्रिवेंशन इज बेटर. इट इज अ लिटिल बिट टीडियस, थोड़ा हार्डवर्क हो जाता है, पर बेटर होता है. एकदम ब्रेकडाउन से हमेशा बेटर है. सो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी डिटरमाइन करती है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव, इफ यस देन इट ऑप्ट्स फॉर रिपेयर्स. अब यहाँ पे वैसा ही लॉजिक है. देखो, अगर कंपनी को लगता है प्रिवेंटिव रिपेयर्स कर करके अपना तो बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, उससे बजाय एक बार एक मशीनरी कोलैप्स हो जाएगी ना तो मेरा थोड़ा सा ही खर्चा हो जाएगा, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के चक्कर में मेरे लाखों रुपए जा रहे हैं और रिपेयर में हार्डली मुझे 10,000 का या 5,000 का खर्चा होगा, तो देन यार वेट फॉर रिपेयर्स, देन डोंट डू एनीथिंग, देन लेट द मशीनरी ब्रेक डाउन, लेट इट रिपेयर. पर रिपेयर्स में आपका 10 लाख जाने वाला है और आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हार्डली 10,000 12,000 देना पड़ रहा है एवरी 6 मंथ्स. सो व्हाट्स बेटर? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज बेटर, बिकॉज 10-12 लाख का रिपेयर्स का फटका इज टू मच फॉर समबडी टू बेयर. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट इज द रेशियो दैट दे नीड टू डिसाइड. तो वो इक्विपमेंट और मशीनरी के मेंटेनेंस में आता है एक्सेस कैपेसिटी मेथड एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है, पर इसके पहले, बिकॉज आगे बढ़ना इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो उसके पहले हमने क्या क्या देखा, हमने देखा प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी. प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी के स्टेप्स देखे. प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी के स्टेप्स देखने के बाद हमने देखा कि प्लांट लोकेशन ये बहुत ज़रूरी होता है, उसे डिटरमाइन करके सही से रखना इंपॉर्टेंट है. प्लांट लोकेशन के बाद हमने क्या देखा,
हमने देखा कि यार प्लांट लोकेशन के साथ ही मशीनरी या इक्विपमेंट को मेंटेन करके रखना भी ज़रूरी है, जिसमें हमने दो तरीके देखे, excess capacity method and preventive maintenance. Am I clear? This is what you should know when they ask you about write a short note on production strategy. Everything that we wrote over here in the flow chart has to be written in your answer. चलिए आगे. Next we are going to do is marketing strategy. चलो. So what does the name suggest? Marketing strategy. क्या लगता है? नाम में है marketing. मतलब distribution, packaging, advertisement, many things come involved in that word marketing. तो let's see marketing strategy हमें क्या क्या बताना चाहती है, देखते हैं. ओके, सो ये बंदा चिल्ला रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन. देखते हो क्या कर रहा है. सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्ट टू कस्टमर. वापस एक बार, performance of business activities that direct the flow of goods and services from the product to the customer. So marketing strategy is everything that happens after manufacturing till it reaches to the customer. Second, it is getting the right goods and services to the right people at the right time, at the right price, with the right communication and promotion. सब right है. क्या क्या right है? Right goods और services राइट पीपल को देने चाहिए, राइट टाइम पे देने चाहिए, व्हेन दे एक्चुअली नीड इट, एट द राइट प्राइस भी देने चाहिए. राइट प्राइस डजंट मीन हाई और लो, राइट मीन्स राइट, एंड विद द राइट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन. सो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अगर तुम देखोगे तो बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग इट द प्रोडक्ट्स, देन पैकेजिंग इट, एवरीथिंग कम्स अंडर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. सो ऐसी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट के बर्थ प्लेस से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट से कस्टमर तक पहुंचाता है, वो सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है. फिर उसे हम क्या कहते हैं कि राइट गुड्स और सर्विसेज को हम सही इंसान के पास, सही टाइम पे, सही प्राइस पे और सही एडवर्टीजमेंट करके सही तरीके से पहुंचाते हैं वाया द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. चलो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? फर्स्ट, creating the awareness of corporate existence. Yes, I am there in this market. ये जब तक सामने वाले तुम सारे कस्टमर्स को नहीं समझता, तब तक तुम थोड़ी ना मेरे लिए डिमांड करोगे कि नहीं मैम कोई बुलाओ. पर जब तुमको, मतलब मैंने खुद को बहुत प्रमोट किया कि मैं इच वो आई एम गोइंग टू टीच यू SM, आई एम गोइंग टू टीच यू वंडरफुल SM. जब तक मैं ये प्रमोशन नहीं करती, या मे बी फिर तुम JK में एडमिशन लेके मेरी वीडियो नहीं देखते, तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं ना मेरे बारे में, क्योंकि यू डोंट नो. आई हैवंट created awareness. So once I start creating the awareness of what I'm doing, अपने आप people get attracted to, oh okay, she teaches SM या she teaches law, okay I need to listen to her videos, etc. लाइकवाइज जब पतंजलि पहली बार आया, पहले रामदेव बाबा ने अपना ऑरा क्रिएट करके रखा था, फिर उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये वो पतंजलि का गो नाइल, फिर दंतकांति एंड दिस एंड गॉड नोज व्हाट नॉट. पर पहले क्या किया? कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस का अवेयरनेस दिया, तब जाके पब्लिक ने उनको वो प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड किया, है ना. सेकेंड, innovation of products and services. Yes, second objective है मार्केटिंग का, देयर आर इनोवेटिव वेज, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए तरीके, नए नए सर्विसेज क्रिएट होते हैं. सो दैट इज अनदर थिंग. थर्ड, मार्केटिंग हेल्प्स मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन ऑन फर्म्स प्रेजेंट एंड पोटेंशियल प्रॉफिट. येस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हमें ये भी पता चलता है कि भाई हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है, हम पोटेंशियल और प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, एक्सेट्रा. देन लास्ट, the desire and preparedness for creation, expansion of corporate functions. Yes, it also helps us to think of and be prepared for expansion of our corporate functions. जब मार्केटिंग कड़क करते हैं ना यार अपन, तो तरक्की होती है तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कॉर्पोरेट फंक्शंस को और एलैबोरेट कर सकते हैं. सो मार्केटिंग ये बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद एग्जाम्पल तुम्हें दिया था कि कोलगेट वॉज लिटरली कोलैप्सिंग. द ओनली थिंग इट फोकस्ड ऑन वॉज इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड हियर इट इज. Now it's amazingly doing great. Correct? चलो, the concept of marketing strategy. चलो, objectives तो हो गए. concept,
It is used to meet needs of a company profitably. Yes, profitably is an important word. Then it helps to find customer wants and meet them. Yes, it also helps the customers to find, for the company to find the customers, और उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के एनालिसिस से समझ में आती है, और फिर हम क्या करते हैं, मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी का आधार लेके उन कस्टमर के नीड्स को या वांट्स को पूरा करते हैं. द मोर बेटर तरीके से हम पूरा करें, द मोर बेटर द कस्टमर इज लॉयल टूवर्ड्स योर कंपनी. थर्ड, love the customer and not the product is a concept behind marketing strategy. Okay, अब ये क्या होता है भाई, हमें कस्टमर से प्यार है, हमारे प्रोडक्ट से नहीं. अगर हम हमारे प्रोडक्ट से ही प्यार करेंगे तो वो कब हमारे प्रोडक्ट से प्यार करेंगे? हमने जब कस्टमर पे प्यार किया, उनको प्यार दिखाया, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से हमने कम्युनिकेट किया, तब जाके तो वो हमारे प्रोडक्ट से प्यार करेंगे. हम तो हमारे प्रोडक्ट से एनी विच वेज प्यार करते हैं. इट इज़ आवर ड्यूटी टू लव द कस्टमर सो दैट द कस्टमर स्टार्ट्स लविंग आवर प्रोडक्ट. एंड वंस द कस्टमर स्टार्ट्स लविंग आवर प्रोडक्ट, देयर इज नो स्टॉपिंग हिम. फिर तू कितना भी प्राइस बढ़ा घटा कुछ भी कर, वो ही प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि he is in love with your product. That is what the concept is. Then do everything to pack the customer's rupee full of value, quality and satisfaction. अब ये क्या है, कुछ भी करो, कुछ भी लिटरली करो, पर एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर जो तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए पैसा दे रहा है ना, वो पूरा का पूरा जम के उसको रिटर्न वैल्यू वसूल हो जाना चाहिए. मतलब 4 रुपये दे रहे तो उसको लग रहा चाहिए यार 4 क्या 4.5 रुपये का मेरे को रिटर्न आया प्रोडक्ट से, वैल्यू प्रोडक्ट से मेरा उतना नीड उतने लेवल का मेरा पूरा हुआ. So that is what marketing strategy helps to do. It helps to make the customer feel कि मेरा पूरा का पूरा एकदम पैसा वसूल हो गया ये प्रोडक्ट लेके. Clear? So concept of marketing strategy में पहला, it is used to do what? It is used to meet needs of the company profitably. Second, to find customer wants and meet them in an efficient way. Then they need to love the customer and not the product, and do everything to pack the customer's rupee full of value. Sorry, थोड़ा adjustment. So if we deal with the next part, हमें यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं. क्या कर रहे हैं वो? मैन पावर स्ट्रैटेजी के प्लानिंग का हिस्सा है वो. सो माई पॉइंट अबाउट शोइंग ऑल दीज कॉर्पोरेट गोइंग पीपल इज मैन पावर स्ट्रैटेजी इज द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट वी नीड टू फोकस ऑन. ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. Okay, the first part, recruitment and selection should be as per objectives of the company. Okay, now what does that mean? जब भी हम मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट या सिलेक्ट करने की बात आती है, तो you have to understand recruitment and selection are two basic parts of the manpower strategy. Manpower is human resources. It's not literally manpower, it is women power as well. I mean, come on, it's women empowerment these days. But manpower का मतलब है human resources. तो ह्यूमन रिसोर्सेज के स्ट्रैटेजी का मेन हिस्सा ये होता है कि सही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होना चाहिए. अब हमारे ब्रेन में हमेशा का ये कंसेप्ट बैठा हुआ है कि रिक्रूटमेंट मतलब क्या? नौकरी मिलना. गलत. रिक्रूटमेंट का मतलब बच्चों नौकरी मिलना नहीं है. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है गुड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस जॉब. वो जो कैंडिडेट्स आते हैं ना, उनमें से हम सिलेक्ट करके सिलेक्शन करते हैं और नौकरी उन्हें अपॉइंट करते हैं. तो अगर रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़िया है तो सिलेक्शन भी बढ़िया होगा. रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए जो क्या है एप्लीकेंट्स है, वो अगर बढ़िया नहीं है, ओके है, तो सिलेक्शन भी ओके इश बंदे का ही होगा. समझ में आ रहा है? सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी के हिसाब से ही होना चाहिए. जो क्वालिफाइड पर्सोनल आपको चाहिए वैसा आपके वैकेंसी के इंफॉर्मेशन देने वाले एडवर्टाइजमेंट में दिखना ही चाहिए कि ओनली दीज काइंड ऑफ पीपल शुड अप्लाई. तो रिक्रूटमेंट सही होगा, तब जाके सिलेक्शन सही होगा. ठीक है, आगे. It is the process by which employees are encouraged and helped in a planned manner. Yes. तो मैन पावर स्ट्रैटेजी कैसी स्ट्रैटेजी है? ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एनकरेज भी किया जाता है एंड उन्हें मदद की जाती है. वो हेल्प और मदद इसके लिए की जा रही है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का काम अच्छे से करे, एफिशिएंटली करे. देन
The HR development should take place through training and performance appraisal. Yes, human resource का development होना ही चाहिए तुम्हारे मैन पावर स्ट्रैटेजी का एक फंडा. क्यों, कैसे? बाय शोइंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. अच्छा, अब ये क्या होता है? जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग लीड्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज बिकमिंग डेवलप्ड. जब तक उन्हें प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जाता तब तक वो उतने क्या बोलते हैं ना, डेवलप नहीं हो पाते, जहाँ है वहीं रह जाते. पर ट्रेनिंग देने की वजह से, थोड़ा एडिशनल सिखाने की वजह से ये लेवल से वो ऊपर के लेवल पे जाते हैं. ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो काम बेहतर करेंगे. काम किसका कर रहे हैं? तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का. तो काम किसका बेहतर हुआ? तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का. अगेन, दैट इज द पार्ट ऑफ इट. एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब अप्रेजल ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना. अप्रेजल डजंट मीन तारीफ करना. अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएट करना. जब तुम किसी को ट्रेन करके काम पे रख लेते हो तो वो सही ट्रेनिंग के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक भी तो करना जरूरी है, इवैल्यूएट करना जरूरी है. दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये दोनों एस्पेक्ट्स ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. देन job analysis and human resource planning is required before selection and recruitment of manpower. Yes, you need to analyze what kind of job you're offering to the people. So job analysis, अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करो कि कौन से पोजीशन पे कितने कितने लोग, क्या तरीके के, क्या क्वालिफिकेशन के लोग लगेंगे, तब जाके तुम्हारा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अच्छा होगा. वरना देयर इज नो देयर इज नो मीनिंग टू योर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. किसी को भी उठा के सिलेक्ट कर लोगे. Don't you think there needs to be a base कि what am I searching for, what kind of a person do I want to in my organization? All these aspects get covered under the manpower strategy. और ये करता कौन है? तो ये definitely human resource manager ही करता है. ठीक है? So first, recruitment and selection as per objectives of company. Second, it is the process by which employees are encouraged and helped. Then HR development होना चाहिए. कैसे? Training और performance appraisal देखे. And lastly, job analysis और planning पहले सही होना चाहिए, तब जाके सही recruitment और selection होगा. ठीक है? आगे देखते हैं. Aspects of human resource strategy. चलो देखते हैं. What are the aspects that get covered under the human resource? पहला, ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू विजन एंड मिशन. ओके, तो सबसे पहले जब ह्यूमन रिसोर्सेज को तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में अंदर लाया जाता है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दे नीड टू नो व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज, एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट योर विजन एंड मिशन. द मोमेंट तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन उन्हें समझ गया, नाउ दे विल शेयर द सेम गोल, एंड वंस दे शेयर द सेम गोल, एफिशिएंसी लेवल भुक करके बढ़ेगी. पर जब तक उन्हें पता ही नहीं है यार ये कंपनी का क्या मिशन है, क्या गोल है, बस रोज उठ के आएंगे, मोनोटोनस काम करेंगे, उठ के निकल जाएंगे, दे विल नेवर बी पार्टिसिपेटिव. सो फॉर देम टू बी पार्टिसिपेटिव एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, उनका ओरिएंटेशन करो विद द मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर इज टू बी एज पर चेंजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट. यस, ये भी बहुत ज़रूरी बात है यार. ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर जो है ना विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्सेज, वो भी आज के एनवायरमेंटल इंटरनल एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स के हिसाब से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ भलता ही होगा तो यार वो नया एम्प्लॉय अडाप्ट भी नहीं कर पाएगा. थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस्ड वर्कफोर्स. दैट इज, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है मालूम है? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ना हर तरीके का ह्यूमन रिसोर्स होना जरूरी है, फ्रॉम क्लर्क पॉइंट ऑफ व्यू, क्लीनर्स पॉइंट ऑफ व्यू टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. So there has to be a balance with respect to the education persons that are there in my organization. तो educated भी होने चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह. Then age wise हर age के trend के होने चाहिए. educated हो सकते हैं, uneducated हो सकते हैं, skilled workers हो सकते हैं, unskilled workers हो सकते हैं, senior citizen workers, senior citizen मतलब एक roughly 50+ वाले हो सकते हैं, या normal adult workers हो सकते हैं. sex में males हो सकते हैं, females हो सकते हैं, genders as in, and profession में भी varied तरीके के लोग होने तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए है, सो दैट देयर इज अ बैलेंस ऑफ वर्कफोर्स. ठीक है, पक्का. देन द वर्कफोर्स हैज टू बी कमिटेड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कमिटेड का मतलब क्या होता है? कमिटेड का मतलब होता है कि बहुत डेडिकेशन के साथ वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने चाहिए, है ना. तो कमिटेड वर्कफोर्स में और हम ये ऐड कर सकते हैं कि फोकस, गोल, एम उनका आपके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है.
सो वी से दैट दे कमिटेड। आज अगर वो काम करना ठान ले तो वो करके ही रहेंगे, बिकॉज याद रखो पहले पॉइंट में तुमने उन्हें विजन और मिशन के साथ ओरिएंट कराया है, उनके दिमाग में वो विजन मिशन फिक्स बिठा दिया गया है। सो दे आर कमिटेड एंड दे विल प्रूव एफिशिएंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। देन एप्रोप्रिएट वर्क कल्चर और एथिकल नॉर्म्स होने चाहिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सिंस वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए ना एक प्रॉपर वर्क कल्चर, एथिकल नॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। एथिकल नॉर्म्स इज लाइक द कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स that has to be there in any organization, from behaving in a well manner to not doing any kind of mental or physical harassment, abusing somebody, no, not allowed। ये सारा एक एथिकल ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में who's boss, how to address your bosses, what kind of work environment, what kind of टारगेट अचीविंग ट्रेंड्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके का एफिशिएंसी है, 50%, 80%, 100%। ये वर्क कल्चर भी HR हैज़ टू मेक श्योर कि डेवलप होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज वाई इट इज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। So first, human resource manager tries to orient the new people with the vision and mission of the company. Then internal procedures ऐसे किए जाते हैं which helps the human resource, आया हुआ नया human resource to adjust with it. Then human resource जो है वो मेरे organization में balanced होने चाहिए, educated from uneducated to educated, from all kinds of age segments, from both the genders, professionally भी, unprofessionals नहीं चलेंगे। I mean the people who are not professional won't do, but professional doesn't mean they should be CMA so and so, CA so and so. The people who have experience are also welcome, because experience is also something that teaches people with numerous aspects जो शायद प्रोफेशनल CMA CA CS वालों को भी पता ना हो। ठीक है, तो बैलेंस्ड वर्कफोर्स होना चाहिए। देन कमिटेड वर्कफोर्स होना चाहिए, दे हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्टली, करेक्ट वर्क कल्चर और एथिकल नॉर्म्स होने जरूरी है। दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। ठीक है, चलो अब अगर हम आगे की बात करें, आगे आपको यहाँ दिखेगा एक मस्त वाला स्माइली। व्हाट डू यू थिंक? वो स्माइली देख के बंदा खुश है, मोटिवेटेड है। ओके, motivation techniques for human resources. Human resources are human beings. They need to be motivated, they need to be spoken to, they need to be चाबी घुमाfied। जब तक तुम किसी बंदे की चाबी घुमाते नहीं हो तब तक वो कुछ नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है या एक ऑलरेडी ऐसा बंदा है जो चाबी घुमा के आया है पर उसे तुम काम नहीं दे रहे हो तो वो डीमोटिवेट हो रहा है। Both the things can happen. So basically there are certain motivation techniques that a normal human resource manager uses to manage his human resources, to motivate his human resources। जैसे जैसे इंसान बदलते हैं वैसे वैसे वो टेक्निक्स थोड़े बहुत बदलते जाते हैं। देखते क्या टेक्निक्स है। Okay, so motivational techniques for HR. Sometimes human resource manager tries to motivate the human resources by managerial communication। ठीक है, देखते हैं क्या है। So managerial communication means my boss is very vocal about his problems, his issues with me, and vice versa, because he is vocal with me। वो मुझे अच्छे से मेरे से बात करते हैं, मेरे प्रॉब्लम समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे भी ये फीलिंग आता है कि अरे मैं भी मेरे सर से बात करूँगी, मोटिवेशन लूँगी, बिकॉज वो मेरे साथ इतने कम्युनिकेटिव और ओपन है, उनका मैं जो काम हो वो करके दे दूँगी। अपने आप आई गेट मोटिवेटेड दैट आई शुड डू समथिंग फॉर माई सुपीरियर। वाई? Because my superior, who is at a managerial level, is communicating with me how his work is, what are the things involved, what I should be doing, what I suggest maybe for him from point of view of his subordinate। इतना सब अगर बात वो हमसे करता है तो definitely as a human resource I get motivated to work more for him। Am I correct? That is the first way of managerial communication, motivation। Second देखते हैं by theory of X and Y related to human behavior। Sorry। Okay, so if we call about theory X and theory Y, देखो theory X theory Y में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव थियोरी है। एक थियोरी कहती है कि ह्यूमन बींग्स ना अपरेंटली बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, उनको जब तक बम पे ऐसा पट करके काठी नहीं मारे तब तक वो उठेंगे ही नहीं काउच पे, मस्त में काउच पोटैटो बन के सोते रहेंगे। तो उनको उठाना ज़रूरी है। जब तक तुम उनको अच्छे से उनके पीछे लग के उनसे काम करवा के नहीं लेते वो काम नहीं करने वाले। तो ये साइकोलॉजी से जब मैनेजर किसी ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एड्रेस करता है ना तो क्या होता है,
वो हमेशा स्टिक लेके काम करता है कि भाई पता है ये लेजी लोग हैं, इनसे काम करवा के लेना पड़ेगा। पर दूसरा कैटेगरी ऑफ थियोरी जो है वो पॉजिटिव थियोरी है। तो पॉजिटिव थियोरी क्या कहता है कि भाई ह्यूमन बींग्स ना आलसी नहीं है, ह्यूमन बींग्स बहुत काम पे फोकस करने वाले हैं, बस उनको सही काम देना बहुत ज़रूरी है। सो when a manager gives correct work to his subordinates, they're going to do it beautifully. That is in itself motivation. तो अब ऐसे केसेस में थियोरी एक्स इज द नेगेटिव वन, थियोरी वाई इज द पॉजिटिव वन। थियोरी वाई पॉजिटिविटी के फिराक में कहता है कि इंसान को, सबॉर्डिनेट को सही काम दो, वो सही करके देगा। उसको गलत काम दिया, कम काम दिया, तो फिर वो आलसीपन दिखाएगा। सो वाई टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड एक्स टॉक्स अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट। अब मैनेजर अपने लेवल पे क्या करेगा, अपने वर्क फोर्स को ना डिवाइड करेगा। भाई ये एक्स वाले लोग, ये वाई वाले लोग। वाई वाले लोग बातों से मान जाएंगे काम करके, बस उनको काम देने का की देरी है। एक्स वाले लोग बातों से मानने वाले नहीं है। वो कौन है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दैट टाइप्स। तो उनसे वैसे तरीके से काम करवा के लेना है। पर दैट इज द फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी दैट डिटरमाइंस हाउ HRM इज गोइंग टू मोटिवेट हिज ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है बच्चों, डोंट वरी, लिखा हुआ भी है, पर मैं जस्ट मेरे हिसाब से पहले समझा रही हूँ। ओके, देन नेक्स्ट मोटिवेशन टेक्निक इज जॉब सेटिस्फैक्शन। Trust me, job satisfaction is the most important motivation technique. A person cannot be motivated enough if he doesn't enjoy his job. और जॉब करने के बाद वो जो एक सेटिस्फैक्शन है, यार आई डिड ग्रेट टुडे, दैट encourages the subordinate or the employee or the human resource, कुछ भी कहो उसे, to work more rigorously, more energy से in the next day. सो जैसे अभी हम प्रोफेसर्स को वी लव टीचिंग, सो बिकॉज वी लव टीचिंग, कल हम जब फेस टू फेस लेक्चर्स होते थे, हम 6 घंटे 7 घंटे खड़े रह के बात करते थे। 10 घंटे का भी लेक्चर होता था, थ्योरी का, मेरा भी। बट वी नेवर यूज टू फील ओ शिट यार क्या हो गया, नो, वी यूज टू लव इट। एट द एंड ऑफ 10 आवर्स बॉडी थकती थी, वी अग्री, बट मन बहुत खुश होता था कि यार एक नंबर, आज मैंने 9.5 घंटे थ्योरी सिखाया, बच्चों ने फिर भी एंजॉय किया। जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टिल नेक्स्ट डे आई यूज टू बी रेडी फुदक फुदक के लेक्चर जाने के लिए। ये क्यों? मोटिवेशन क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन। सो इफ यू गिव द करेक्ट पर्सन द करेक्ट जॉब एंड ही सेटिस्फाइड विद इट, अलग और कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। देन लास्ट, बाय बिहेवियर मॉडिफिकेशन थियोरी। ओके, अब ये क्या है, एक एक करके पहले एक्सप्लेन करती हूँ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन उसी में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, चलो देखते हैं। सो बाय मैनेजरल कम्युनिकेशन, बाय गिविंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय। मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, मेरे बॉस मेरे से बात करते हैं, मैं उनसे बात कर पाती हूँ। इवन टुडे दिलीप सर एंड संजय सर आर सो वोकल एंड सो कम्युनिकेटिव विद अस दैट आई डोंट फील इनसिक्योर, आई डोंट फील शिट यार अब क्या करूँ। कुछ छोटा भी सवाल अगर मुझे पड़ता है ना, फटाक से फ़ोन घुमाती हूँ, मैसेज करती हूँ कि सर this is what it is, I need to ask you, kindly guide me with it, and I know they are going to guide. So when they guide, I get motivated कि नहीं यार अब तो मैं अच्छा काम करके ही रहूँगी, है ना, like that. Theory X क्या बताता है? It has negative assumptions like humans are lazy, they do not like to work, तो उनको यार मार मार के पीट पीट के उनसे काम करवा के लेना पड़ता है, बराबर है। सेकेंड, थियोरी Y का assumption क्या है? पॉजिटिव assumptions। ये ह्यूमन बींग्स बहुत हार्ड वर्किंग है एंड उन्हें अगर करेक्ट वर्क दे दिया तो वो बढ़िया करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें तो बाय प्रोवाइडिंग सच जॉब डिज़ाइन एज पर द एम्प्लॉयज़ लाइकिंग, उसे पसंद है वाला काम अगर दे दो तो वो इतना अंदर घुस के वो काम करेगा कि आपको उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो मोटिवेशन नीडेड, बस उसे करेक्ट काम देना है उसके लाइकिंग के हिसाब से। और लास्ट में हमने क्या देखा है, देखो जो मुझे एक्सप्लेन करना बचा था, बाय बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी में द एक्सप्लेनेशन इज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अब कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या होता है? सी देयर आर सर्टन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज who need to be scolded and dominated, only then you can get work done from them. तो ये स्टिक अप्रोच वाले हैं, उनको स्टिक मार मार के उनका बिहेवियर मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। बट देन एक ऐसी कैटेगरी भी है एम्प्लॉयज़ की जो कैरेट अप्रोच वाली है। कैरेट अप्रोच वाली क्या कहती है? इन लोगों को ना
एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, डिग्निटी, मनी, ऐसे रिवॉर्ड्स बहुत मोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं चलो आप ये काम करेंगे तो हम आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना देंगे, या हम आपको इतना इतने का इंसेंटिव दे देंगे। दैट काइंड्स ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स, कैरेट दिखा के रैबिट को साथ बुला के भगाना, ये टाइप का कैरेट का मॉडिफिकेशन अप्रोच, बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स यूज़ कर सकते हैं। So there are roughly four motivation theories. I'm sorry, motivation theories. Sorry, वो modification हो गया। तो ये जो मोटिवेशन टेक्निक्स है, वो टेक्निक 1 है मैनेजरल कम्युनिकेशन, टेक्निक 2 है थियोरी एक्स और थियोरी वाई, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव अप्रोच थियोरी। नेक्स्ट थियोरी इज द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लास्ट थियोरी इज द बिहेवियर मॉडिफिकेशन थियोरी। सो 4 वेज से हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बताया जाता है। ठीक है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चलो, अब हमारा नेक्स्ट इशू है टू बी डेल्ट विद, विच इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलो, सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। येस, मैंने ये वीडियो की शुरुआत में भी बात की है कि स्ट्रक्चर सही है तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी सही होगा, स्ट्रक्चर गलत, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बाउंस बैक, it won't work out. So it is a framework in which organization defines how tasks are divided. Okay, it helps in resource utilization and coordination of departments. Okay, अब क्या होता है, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डिवाइड हुई है। ऑल्सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारे रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज हो जाते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन सही से होने लग जाता है। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देन दिस इज व्हाट इट इज, आई मीन द CEO, उसके नीचे 2 मैनेजर्स, मैनेजर्स के नीचे अपने 2-2 3-3 लोग, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर्स है कौन से, चलो देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये सिर्फ नाम दे रही हूँ मैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी। देन देर इज जोग्राफिक स्ट्रक्चर, देन देर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर। चलो, तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स विद द बेस। फर्स्ट इज द लाइन स्ट्रक्चर, सीधे लाइन में बॉस, उसका सबॉर्डिनेट, उसका सबॉर्डिनेट, उसका सबॉर्डिनेट, फिनिश। सो मे बी देर इज अ शॉप, द शॉपकीपर इज़ द मालिक, उसके नीचे काम करने वाला एक नॉर्मल मैनेजर है जो यूजुअली रोज़ आके वो शॉप को के ऊपर ध्यान देता है। वो मैनेजर के नीचे काम करने वाला जो एक क्लरिकल या अनस्किल्ड वर्क करने वाला बंदा है, वो उसका सबॉर्डिनेट। सिंपल लाइन में जा रहे हैं, ना कोई डिपार्टमेंट, ना कोई डिविजन्स, नथिंग। क्लियर? लाइन स्ट्रक्चर, द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देयर कम्स डिपार्टमेंट्स। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। नीचे हर डिपार्टमेंट में लोग हैं, पर वो लोग डिपार्टमेंट हेड को रिपोर्ट करते हैं। डिपार्टमेंट हेड वाला बंदा BOD को रिपोर्ट करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को रिपोर्ट करते हैं। कंसेप्ट समझा? सो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स डिवाइडेड इन फंक्शंस। देन जोग्राफिक स्ट्रक्चर देखोगे तो जोग्राफिकली 4 जगह पे 4 चीज़ें अलग अलग से डिवाइड हो जाती है। मेरा जोग्राफिक स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो माई 1 यूनिट इन बॉम्बे गेट्स डिवाइडेड एज बॉम्बे यूनिट, अहमदाबाद यूनिट गेट्स डिवाइडेड अहमदाबाद यूनिट। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ गूगल इंडिया इज अ डिफरेंट यूनिट। गूगल इंडिया का ऑफकोर्स यू पीपल नो सुंदर पिचाई, ही रिपोर्ट्स टू द मेन गूगल वाला इन द US। तो वैसे US में बैठे हुए गूगल वाले बंदे के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, अथॉरिटीज़ के बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स हैं जो कंट्री वाइज हेड्स हैं, फिर उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं। ये कौन सा है? जोग्राफिकली डिवाइडेड स्ट्रक्चर। क्लियर? देन आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की अगर आप बात करो तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में याद रखो 2 चीज़ें, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली आई बिलोंग टू वन फंक्शनल ग्रुप, हॉरिजॉन्टली आई बिलोंग टू अ प्रोजेक्ट ग्रुप। तो वर्टिकली मान के चलो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय हूँ, ओके, पर हॉरिजॉन्टली मैं प्रोजेक्ट 1 में इन्वॉल्व हूँ। तो मान के चलो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 2 लोग प्रोजेक्ट 1 पे है, 3 लोग प्रोजेक्ट 2 पे है।
अब क्या हो गया, यहाँ से एक बॉस, अकाउंट्स वाला बॉस भी मुझे ऑर्डर करेगा, प्रोजेक्ट लीडर वाला बॉस भी मुझे ऑर्डर करेगा, मेरे दो बॉस है और मैं बीच के स्क्वायर में बैठी हुई हूँ। दैट इज़ माई मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये ऐसे मैट्रिक स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, पर आज के तारीख में यही चलाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े बड़े लेवल पे, बिकॉज हमारा वर्क फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें प्रोजेक्ट वाइज, टीम वाइज डिवाइड करना बहुत इसेंशियल होता है, वरना उनसे काम हम नहीं करवा के लेंगे। सो दैट इज़ द मैट्रिक स्ट्रक्चर. And last, hybrid structure is combination of any of these together as a manager would want to have. There's no compulsion, any combination will do. So line simplest, उसे थोड़ा complicated functional, geographically divided geographic, matrix is the up and down, vertical and horizontal both authorities, है ना, and hybrid structure is a mixture of all. Clarity? देखते हैं आगे. Okay. So types of structure में देखो explanation, line structure, where in chain of command falls in a straight vertical line. So wherein chain of command कैसा है, straight vertical line में. चलो functional structure देखते हैं. It is featured by combination of similar activities and separation of dissimilar activities on the basis of function. तो accounts वाला एक ग्रुप में आ गया, manufacturing वाला दूसरे ग्रुप में आ गया, तो accounts manufacturing डिवाइड भी हो गया और accounts और manufacturing वाले साथ साथ वाले कंबाइन भी हो गए. देन जोग्राफिकली देखोगे तो एक्टिविटीज एंड पर्सन्स आर ग्रुप्ड बाय स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन्स. ओके, अब ये क्या है, एक्टिविटीज एंड पर्सन्स आर ग्रुप्ड बाय स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन्स इज इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान. तो जहाँ जहाँ गूगल बन रहा है, जहाँ जहाँ गूगल का सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, सर्च इंजन एंड एवरीथिंग, वो जोग्राफिकली डिवाइड हो गए हैं. देन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. It is used to achieve focus on multiple outcomes, created dual chain of command. अब भी मैंने बोला दो बॉस, वर्टिकल वाला अथॉरिटी भी, हॉरिजॉन्टल वाला अथॉरिटी भी, दो बॉस, बीच में तू स्क्वायर में है, जो स्क्वायर को हम मैट्रिक्स कहते हैं. एंड लास्टली हाइब्रिड. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स एट द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर्स कंबाइन करके जब पूरी कंपनी बनती है, तो वो पूरी कंपनी को हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर वाली कंपनी कह सकते हैं. ठीक है, चलो. सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, लाइन, फंक्शनल, जोग्राफिक, मैट्रिक्स, हाइब्रिड. ध्यान में, शांति से ध्यान में रखना. ओके, सो द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, मैकेंसी 7S मॉडल. 7S दिख रहा है तुम्हें? मैकेंसी बंदे ने क्या बोला, ये 7S को अपने को मैनेज करना है. स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, स्टाइल्स, स्टाफ, स्किल्स, स्ट्रैटेजी, शेयर वैल्यूज. ये अगर 7 एस्पेक्ट्स को हम मैनेज कर ले, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मेरे ऑर्गेनाइजेशन मैंने कर लिया है. ओके, लेट्स सी. सो इट इज डेवलप्ड बाय मैकेंसी कंपनी, अ वेल नोन कंसल्टेंसी फर्म. The strategy set of decisions and actions aimed at gaining competitive advantage. Yes, ये strategy का फ़ायदा ये है कि ये 7 के 7 एस्पेक्ट्स को अगर हम मैनेज कर लेना, तो हमारे कॉम्पिटिटर से हमें बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे एडवांटेज मिल जाता है और कस्टमर्स हमारे पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर पुटिंग इन मोर एफर्ट्स देन द कॉम्पिटिटर इज. एब्सोल्युटली. The structure shows whom to report to and how tasks are to be divided and integrated. Yes, because of staffing, because of organization structure, strategies involved in the entire McKinsey framework, ये structure अपने आप में बताते हैं कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, टास्क कैसे डिवाइड हो रहे हैं और टास्क कैसे कंबाइन हो रहे हैं. Then system involves daily flow of activities including core processes. Okay, अब ये क्या मतलब है, मतलब ये सिस्टम में रोजाना एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द हार्ट ऑफ द कंपनी की एक्टिविटीज दोनों फ्लो में दिख जाते हैं, बिकॉज हम 7 के 7 एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं. वो सातों एस्पेक्ट मेरे डे टू डे एज वेल एज मेरे लॉन्ग टर्म कोर एक्टिविटीज को कवर करता है. ओके, तो स्ट्रैटेजी ये पॉइंट क्या बताता है कि भाई gain that competitive advantage. So my strategy is the first aspect that I'm thinking of. वो strategy मुझे एक strategy provide करता है. स्ट्रक्चर मुझे डिवाइडेड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. क्यों? 7 के 7 पॉइंट हम एनालाइज कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया. सिस्टम बताता है फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, बिकॉज हम 7 के 7 पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं. देयर विल ऑलवेज बी अ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. देन स्टाइल ये बताता है कि मैनेजमेंट किस तरीके का अपना टाइम और अटेंशन स्पेंड करता है ऑन इट्स वर्क फोर्स, ऑन इट्स रिसोर्सेज, एवरीवेयर. सो स्टाइल इज मैनेजमेंट स्टाइल दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना. नेक्स्ट एस आता है स्टाफ.
Staff helps to develop policies of employees and shaping their behavior and ethical values. Yes, staffing is human resourcing, and human resource development and ethical shaping of their behavior and work culture, ये भी ये particular strategy focus करती है इस पे भी. Then शेयर्ड वैल्यूज मीन्स कॉमन बिलीफ एंड माइंडसेट्स. यस, मैकेंजी कंपनी ये मानता है कि मैकेंजी फ्रेमवर्क में शेयर्ड वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस है. बिकॉज जैसे विजन शेयर्ड और शेयर्ड विजन, अगर तुम्हारा और मेरा विजन एक ही है तो वी हैव शेयर्ड विजन. बिकॉज वी हैव शेयर्ड विजन वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. तो सिनर्जी इफेक्ट से तुम्हारा मेरा एफर्ट्स मिल के वी क्रिएट वंडर्स. सो दैट इज वाई शेयर्ड वैल्यूज ये मैकेंजी फ्रेमवर्क का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. देन आता है लास्टली स्किल्स. स्किल्स शो द कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. येस, सो अंडर द स्किल्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर किस तरीके की कैपेबिलिटी और क्या खासियतें देता है टू माई ऑर्गेनाइजेशन, ये एनालिसिस स्किल वाले एस्पेक्ट में होता है. सो अगर हम ये सारे एस्पेक्ट्स को गो थ्रू करें, दे इन एंटायरिटी कवर ऑल द एस्पेक्ट्स दैट आर ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक इनटू. And if I look into all such kind of aspects, don't you think I'm much better than my competitor? So strategy, structure, system, style, staff, shared values, skills. Is this fine? McKinsey 7S framework. चलो, then आता है strategy control system. Personal control. चलो देखते हैं ये क्या है. बिहेवियर कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल. चलो, पर्सनल कंट्रोल क्या है? जब भी हम स्ट्रैटेजिक कंट्रोल सिस्टम बिठाना चाहते हैं, हमने सब कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, सब कर लिया, पर इंप्लीमेंट करते वक्त वेदर आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट करेक्टली, ये ज़रा पीछे मुड़ के देखना बहुत ज़रूरी है. सो when you want to control implementation of your strategy, personal control is one kind of control that a manager puts on the subordinates. So desire to influence and shape behavior of persons, direct supervision and interaction are ways to do so. Whenever a manager wants to have control, क्या करता है वो स्टाफ के राउंड्स मारता है, उनके कैबिनेट्स में जाके देखता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनसे इंटरेक्ट करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है कि किस तरीके का काम हो रहा है, सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट्स पर्सनल कंट्रोल. उससे अपने आप मैनेजर को थोड़ा पता चलता है कौन कितना पानी में है. देन आता है बिहेवियर कंट्रोल. Rules to direct actions of every division and individual functions. They set goals and standardize ways to reach them but avoid becoming rigid. Behavioral control में क्या एक स्टैंडर्ड दिया जाता है. भाई फॉर एग्जाम्पल हमने तुम्हें बोला है दिन का 3 घंटा पढ़ना है, फिनिश, फिर तू कैसा भी पढ़. बिहेवियर सेट करके दिया तो अब हमें पता है 3 घंटा पढ़ रहा है, हम चेक करेंगे, वीडियो के बारे में कुछ पूछेंगे, आया मतलब पढ़ा है, नहीं आया नहीं पढ़ा है, फिनिश, नहीं आया नहीं पढ़ा, तुझे निकाल फेंका. बिहेवियर कंट्रोल. हमें फटक से पता चलता है बिहेवियर में चेंज, स्टैंडर्ड से कुछ अलग कर रहे हो तो तुम हमारे हिसाब से चल नहीं रहे हो, स्ट्रैटेजी में गड़बड़ होने वाला है. देन आता है आउटपुट कंट्रोल. समटाइम्स तू कुछ भी कर, एट द एंड ऑफ द डे तुझे पास होना बहुत ज़रूरी है, पेपर में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज दिस आउटपुट. वी आर नॉट कंसर्न तूने कैसा पढ़ाई किया, हमने दिया, तूने पढ़ा, तू पास हो जा बस. तो it involves forecasting of performance goals for each unit, measuring actual performance and rewarding system to be used to motivate employees. तो हम क्या करते हैं, हम टाइम टेबल देते हैं, हम तुम्हें सब दे रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है. आउटपुट में अगर तू पेपर पास होके आता है, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, हाँ भाई तूने जो भी हमारा 6 महीने का सिलेबस था वो बढ़िया किया, टाइम टेबल भी बढ़िया फॉलो किया, बिकॉज वी नो द आउटपुट मैच्ड विद व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. सो पर्सनल कंट्रोल, फेस टू फेस जाके इंटरैक्ट करना, उनको कंट्रोल में रखना, डोमिनेट करना. बिहेवियर कंट्रोल बाय स्टैंडर्ड बना के दिया, इसी को फॉलो करना है, नहीं फॉलो करेगा पकड़ा जाएगा. आउटपुट कंट्रोल, कुछ भी कर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. These are the 3 types of control systems that are available for strategic controlling of activities. Clear? चलो अब देखो बिफोर आफ्टर. पहले मैं गंजा था, अब मैं कड़क हो गया. पहले मैं बहुत पतला था, अब मैं एकदम बाइसेप ट्राइसेप और पता नहीं क्या क्या कितने कितने मसल दिख रहे हैं उसके. क्या है ये बच्चों? अ ड्रास्टिक चेंज, अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इज इट नॉट? यू कॉल इट बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग. बाल थे ही नहीं, बाद में बाल उग गए, खुश भी दिख रहे थे, बिना बाल के दुखी था, अब एकदम खुशी खुशी पता नहीं क्या क्या कर रहा है. क्यों? वाई इज दैट हैपनिंग? because he has radically changed his system, his function. ये बंदा भी पहले कुछ खाता रहेगा टाइम पास सा,
अब अच्छा डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन करके बन गई उसकी बॉडी, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, री इंजीनियरिंग। वैसे बहुत बार बिजनेसेस को भी ना बच्चों ये री इंजीनियरिंग करना पड़ता है, अदरवाइज बिजनेसेस स्टार्ट गोइंग वीक, दे स्टार्ट बिकमिंग ओल्ड। फिर कोई तो एक प्रोसेस इतना खराब हो जाता है कि बाद में उसे बदलना मुश्किल है। तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब होने से बेहतर है एक प्रोसेस को क्या कर लो, री चेंज कर दो, री डिज़ाइन कर दो, री इंजीनियर कर दो। तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मान के चलो मैं एक बेक करने वाली बंदी हूँ, मेरी एक बड़ी सी केक शॉप है। हम पहले बैटर बनाते हैं, बैटर बनाने के बाद अवन में डालते हैं, अवन के से केक बाहर निकलने के बाद उस पर शुगर सिरप लगाते हैं, फिर आगे जाके उस पर सेकेंड आइसिंग का लेयर लगता है, पैक होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है ये बात। तो अब मुझे बताओ प्रोसेसेस कितने हैं। बैटर बनाना वन प्रोसेस, अवन में डालना सेकेंड प्रोसेस, शुगर सिरप डालना थर्ड, आइसिंग एंड द डेकोरेशन एवरीथिंग इज द फोर्थ प्रोसेस, एंड देन पैकेजिंग इज द फिफ्थ। उसके आगे का इज नॉट आवर प्रोसेस। अब ये 5 प्रोसेसेस में से मान के चलो रोज़ाना 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 कर करके बैटर जो है ना वो सही नहीं बन रहे। तो बैटर इज़ द हार्ट ऑफ द केक। तो कितना भी बढ़िया डेकोरेशन कर, हमें वो स्पंज बहुत सॉफ्ट एंड नाइस लगता है, बराबर है। वो अगर गाढ़ा हो गया खराब लगता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो गया तो भी प्रॉब्लम है। सो इट हैज़ टू बी जस्ट परफेक्ट। कल अगर वो प्रोसेस गड़बड़ हो रहा है, व्हाट कैन वी डू, रीडिज़ाइन द वे वी डू इट। मे बी हम कुछ और ज़्यादा डाल रहे हैं तो उसे कम कर दो, या कुछ कम डाल रहे हैं तो उसे ज़्यादा कर दो, बट एट द एंड ऑफ द डे द केक शुड बिकम मोर बेटर देन व्हाट इट वाज। पर उसके लिए क्या हमने पांचों प्रोसीजर्स को चेंज कर दिया? नहीं, हमने सिर्फ एक प्रोसेस को चेंज किया जहां हमें फॉल्ट दिख रहा था। दैट इज what business process reengineering is. See, it is a business management strategy focusing on analysis and design of workflows and processes. Workflow, मैंने flow बताया 5 processes का, workflow and processes. It helps the company to radically restructure, radically मतलब drastically, majorly restructure their organization by focusing on the ground up design of other business processes. It is also known as business process redesign, business transformation, business process change management, etc. Okay, आगे देखते हैं स्टेप्स क्या है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग की। सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव्स और फ्रेमवर्क डिफाइन करो कि तुम ये क्यों कर रहे हो। देन कस्टमर नीड्स को एनालाइज करो, उन्हें क्या चाहिए। तो हमने देखा उन्हें एकदम करेक्ट फ्लफी वाला चाहिए, बहुत भी नहीं कम भी नहीं। देन स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। आज मेरा बैटर का क्या सिचुएशन है, वो वैसा क्यों नहीं बन पा रहा है, ये स्टडी करो। फिर एक रीडिज़ाइन प्लान बनाओ कि अब मैं उसे बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, और फिर वो प्लान को इम्प्लीमेंट करके वैसा बैटर बना के देखो। दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रीडिज़ाइन प्लान। सिंपल, आई हैव गिवन अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। पहले डिसाइड करो क्या करना है, फिर कस्टमर नीड को एनालाइज करो, फिर तुम कहाँ कम पड़ रहे हो वो एनालाइज करो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में, फिर वो प्रोसेस के लिए एक नया प्लान बनाओ और वो प्लान को इम्प्लीमेंट करो। सिंपल। So, it is to be applied to company with the following issues. When are we going to do BPR? हर कंपनी ने नहीं करना है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, पर कौन सी कंपनियों ने करना है? When the company is facing a high operational cost, डे टू डे एक्टिविटीज़ का प्रोसीजरल कॉस्ट बहुत जा रहा है, बहुत इन्वॉल्व है, मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सेकेंड, where low quality products or services, you're doing everything but the quality of your products is not going up, rather it's going down. So ये low quality क्यों है, हम क्या additional कर सकते हैं हमारे process में to make it better. Then हाई लेवल ऑफ बॉटल मार्क इशूज ड्यूरिंग पीक सीजन, या बहुत बार ऐसा होता है पीक सीजन में एक चोक्ड पॉइंट आ जाता है, तुम बहुत करने की कोशिश करते हो पर नहीं कर पाते हो, डिमांड हाई होता है, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कहीं तो कोई प्रोसीजर को रिडिज़ाइन का ज़रूरत है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। देन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स, येस देयर दिस ऑल्सो कैन बी अ रीजन फॉर BPR, कि अगर मिडिल लेवल मैनेजर्स अपना परफॉर्मेंस एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे, फिर उनके प्रोसीजर्स को बदलो, उनके प्रोसेस को रीडिज़ाइन करके उन्हें मोटिवेट करो, समथिंग लाइक दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट शुड बी गुड। एंड लास्टली, if there is inappropriate distribution of resources and job, yes, business process reengineering और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब resources, that is money और human resources and jobs का प्रॉपर करेक्ट प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो बड़े बड़े जॉब्स के लिए कम लोग दे के रखे हैं, छोटे छोटे ईजी जॉब्स के लिए ज़्यादा लोग हो गए, तो प्रोसेसेस आपके इम्बैलेंस्ड है। यू नीड टू बैलेंस देम आउट। हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस देम आउट? यू आर गोइंग टू बैलेंस देम आउट बाय doing a radical redesign or restructure of your organization processes.
This is what business process engineering is, re-engineering rather we call it. Am I correct? So that was it. That was all about our chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 में हमने इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, फॉर्मुलेशन, सारी चीज़ों की बातें की. हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क. सारे साथ के साथ एस आपको याद रखने, वो एस का क्या मीनिंग है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस है, वो भी आपको ध्यान में रखना है. और एंड में आपको ये कंसेप्ट देने हैं.